हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आई सेल्फ अभिषेक यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम एसएएस एजुकेशन प्लाजा एटा। हम 12th फिजिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक चलने वाला है। कल हमने पिछले लेक्चर में डाइपोल के बारे में सीख लिया था, टाइप्स ऑफ डाइपोल ये सीख लिए थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दो पॉसिबल तरीके हैं कि डाइपोल की एक एक्सियल लाइन होगी, एक इक्वेटोरियल लाइन होगी। हम दो जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब आपका सवाल है, सर ये एक्सियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? दोनों में हम बारी बारी से करेंगे। एक्सियल लाइन क्या होती है? सपोज करो मेरे हाथ में जो ये पेन है, ये आपका डाइपोल है। पर एक कॉर्नर पर माइनस क्यू होगा, एक पर पॉजिटिव क्यू होगा। दोनों का सेपरेशन जो है वो 2a है, एक डाइपोल फॉर्म हो गया ये। यदि हम इस डाइपोल की ये लाइन लें, ये वाली एक्सिस वाली लाइन लें, ये वाली लाइन लें, ये जो लाइन लें इस तरफ को जो बढ़ रही है, ये वाली लाइन अगर हम लेते हैं, इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सियल लाइन। और अगर हम इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, फिर ये जो लाइन होगी वो लाइन क्या हो जाएगी बेटा? इक्वेटोरियल। जरा यहां बनाते हैं। लेट अस अज्यूम हमारे पास एक डाइपोल है और डाइपोल में जैसा आप जानते हैं डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। एक चार्ज है माइनस क्यू, ए पॉइंट पर रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज, ए पॉइंट पर है। एक और चार्ज है बेटा प्लस का क्यू, ये बी पॉइंट पर रखा हुआ है। पॉजिटिव क्यू जो है वो कहाँ रखा हुआ है? वो बेटा रखा हुआ है बी पॉइंट पर। माइनस क्यू एट पॉइंट ए, पॉजिटिव क्यू एट पॉइंट बी। ये दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है बेटा, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हम कितना ले रहे थे? 2a ले रहे थे, 2a। 2a जो है वो क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है। इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? इन्होंने एक डाइपोल फॉर्म कर लिया। जब हमने दो चार्जेस रख दिए, एक निगेटिव क्यू एक पॉजिटिव क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है। यहाँ डाइपोल का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल जो है वो हमारा O है। ठीक है बेटा, ये हमारा एक डाइपोल हो गया, डाइपोल फॉर्म हो गया। अब इस डाइपोल की एक्सियल लाइन क्या होगी? डाइपोल की एक्सियल लाइन इस डाइपोल की जो लेंथ थी 2a जो था, उसी को अगर हम आगे बढ़ा दें, डाइपोल की लेंथ को ही अगर हम आगे बढ़ा दें इस तरफ को, ये क्या हो गई बेटा? डाइपोल की एक्सियल लाइन हो गई। हम इधर भी बढ़ा सकते हैं या फिर हम इधर भी बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ गई? डाइपोल की एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी? अगर हम डाइपोल के मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, डाइपोल के मिड पॉइंट पर क्या कर दें बेटा? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो फिर वो इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। पहला हमारा टॉपिक है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पर। इक्वेटोरियल की बात बाद में करेंगे, ठीक है बेटा। तो हमने एक एक्सियल लाइन ड्रॉ की और एक्सियल लाइन पर कोई एक पॉइंट लिया, कोई एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट है P। ठीक है बेटा, इस पॉइंट P पर जो कि डाइपोल के मिड पॉइंट से, डाइपोल के मिड पॉइंट से R सेपरेशन पर है। कितना दूर है बेटा? R है। डाइपोल के मिड पॉइंट से R सेपरेशन। हमने इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू द होल डाइपोल। पूरे डाइपोल की वजह से इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पूरे डाइपोल की वजह से। आज समझ में आ गई ना? तो आपका ये कंसीडरेशन है। लेट अस कंसीडर टू इक्वल अपोजिट चार्जेस, एक नेगेटिव क्यू है, एक प्लस का क्यू है, सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस अपार्ट। हम एक P पॉइंट ले रहे हैं। P पॉइंट कहाँ ले रहे हैं बेटा? डाइपोल की एक्सियल लाइन पर ले रहे हैं। कुछ इस तरीके से ले रहे हैं, सच दैट OP मींस डाइपोल के मिड पॉइंट से P पॉइंट तक का सेपरेशन जो है वो बेटा कितना है? स्मॉल r है। सच दैट OP इक्वल्स क्या है बेटा? स्मॉल r। इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो बेटा, हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि हम P पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं। P पॉइंट पर हम क्या लाते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं, मींस प्लस का 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर हम यहाँ पर P पॉइंट पर लेकर के आते हैं, ठीक है ना? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आए। अब इस P पॉइंट पर पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, एक निगेटिव क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? P पॉइंट पर
जो डाइपोल का प्लस का क्यू चार्ज है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और जो डाइपोल का माइनस का क्यू चार्ज है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। हम ऐसा मानते हैं कि जो डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज है जो कि ए पॉइंट पर है, उसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो ये सोर्स चार्ज हो गया, माइनस क्यू क्या हो गया बेटा, सोर्स चार्ज हो गया। ये कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड। हम ऐसा मानते हैं E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E1 है बेटा, E1 किसकी वजह से है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, निगेटिव क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, E1, ऐसा हम मान लेते हैं। डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, ऐसे P से B की तरफ, P से B की तरफ, क्योंकि ये सोर्स चार्ज हमारा कैसा है, नेगेटिव है, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से भी यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा हम मानते हैं E2, क्या मानते हैं बेटा, हम E2 मानते हैं, E2। और E2 की डायरेक्शन क्या रहने वाली है बेटा, B से P की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता ही है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स कैसा लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और जब फोर्स की डायरेक्शन रिपल्सिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, B से P की तरफ। क्या ये बात समझ में आ गई। डाइपोल के दो चार्जेस थे, एक माइनस क्यू चार्ज था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 दूसरी तरफ। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो हम निकालते हैं, लेट अस सी E1 is the electric field intensity at point P due to कौन से चार्ज की वजह से बेटा, E1 है, E1 किस चार्ज की वजह से है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, निगेटिव क्यू चार्ज की वजह से, माइनस क्यू। क्या ये बात बच्चे आपको क्लियर हो गई। हमने ऐसा मान लिया E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू। जरा वैल्यू निकालते हैं, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू, हमने आपको कल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेटा फॉर्मूला बताया था, क्या था, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। वहां Q क्या होता था, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड होता था, R क्या था बेटा, सेपरेशन था। तो E1 जो हो जाएगा, E1 जो हो जाएगा, E1 वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/4πε0, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल q, और सोर्स चार्ज से लेकर के टेस्ट चार्ज तक का सेपरेशन कितना है, मींस A से P AP स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, AP का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई ना। इस माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हमने रखा हुआ है उनका सेपरेशन क्या है, A से P, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन P से B की तरफ है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, अलोंग PB। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग P। अब हम एक और स्टेप इसमें आगे बढ़ाते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन AP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AP देखो, AP में क्या है, R है, और ये सेपरेशन कितना था बेटा, A था, ये सेपरेशन कितना था, A था। तो हम AP की जगह क्या लिख सकते हैं, AP की जगह हम R प्लस A लिख सकते हैं, AP को क्या लिख सकते हैं, R प्लस A का, डायरेक्शन वही है, अलोंग P। क्या ये बात बच्चे आपको क्लियर हो गई। हमने E1 निकाल लिया, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू। बात समझ में आ गई, हमने E1 निकाल लिया। सिमिलरली E2 भी निकालते हैं, E2 क्या हो जाएगा बेटा, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। किस चार्ज की वजह से बेटा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P पॉइंट पर, इस वाले चार्ज की वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी हमारी क्या हो गई बेटा, E2 हो गई। और इसकी डायरेक्शन क्या है, B से P की तरफ। डायरेक्शन क्या है बेटा, B से P की तरफ, B से P की तरफ। बात समझ में आ गई, B से P की तरफ। निकालते हैं, E2 निकालते हैं, 1/4πε0, 1/4πε0। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, Q आ जाएगा। सोर्स चार्ज हमारा क्या है, Q है, Q। सेपरेशन कितना हो जाएगा, B से P। देखो यहाँ से प्लस Q और टेस्ट चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, BP है, तो BP का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, BP का। और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, अलोंग BP। क्या डायरेक्शन रहने वाली है, B से P की तरफ। ट्रिपल से फोर्स लगाएगा, दोनों ही पॉजिटिव है, डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, अलोंग। इज दैट क्लियर, अलोंग BP। इसमें भी हम BP को क्या लिख सकते हैं, BP को देखो क्या लिख सकते हैं, अगर हम R में से ये A माइनस कर दें, अगर हम R में से, पूरे R में से इस A को हटा दें, तो ये क्या बच जाएगा, R माइनस A हो जाएगा। BP क्या हो जाएगा बेटा, R माइनस A हो जाएगा। तो हम BP की जगह क्या लिख सकते हैं, R माइनस A। तो हमारा फॉर्मूला बना 1/4πε0 Q/R माइनस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग। क्या ये बात बच्चे आपको क्लियर हो गई। हमने E1 निकाल लिया, E1 निकाल लिया P पॉइंट पर, और हमने दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकाल ली बेटा, E2। अब जरा अपना टॉपिक रिवाइज करो। यहाँ दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, हमको क्या निकालना है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो दोनों इंटेंसिटीज का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। दोनों इंटेंसिटी का हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर सम करने वाले हैं। E1 किसकी वजह से है, E1 माइनस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर। E2 किसकी वजह से है, प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। और वहां मैंने कहा था कि इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर सम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम, वेक्टर सम करने वाले। अब देखो इसमें बड़ा अच्छा लॉजिक होगा। E2 किधर एक्ट कर रहा है, E2 वेक्टर, इसको देखो E2 वेक्टर तो इधर एक्ट कर रहा है, E2 यहाँ पे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हमारा P है। E1 वेक्टर किधर एक्ट कर रहा है बेटा, E1 वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई, E2 इधर एक्ट कर रहा है, E1 इधर एक्ट कर रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया बेटा 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और आप 11th में अगर आप देखते हैं तो वेक्टर सम का एक फॉर्मूला था रिजल्टेंट वेक्टर का, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ क्या लगाएंगे, 180 लगाएंगे, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। या हम ऐसे बोलें कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो कैसे हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि E1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा या फिर E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। देखो E1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा या फिर क्या होगा बेटा, E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। यहाँ E1 में ये सारे टर्म क्या है, 1/4πε0 यहाँ पर भी क्या है 1/4πε0। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, R प्लस A आ रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, R माइनस A आ रहा है। छोटा डिनोमिनेटर कौन हो गया, R माइनस A हो गया। जो डिनोमिनेटर छोटा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा। बाकी सारे टर्म क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कौन, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा रहने वाला है, E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा रहने वाला है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आ रहा है R माइनस ए। R में से कुछ चीज हम घटा रहे हैं, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, R प्लस ए है। R में कुछ चीज हम जोड़ रहे हैं, डिनोमिनेटर बड़ा कर रहे हैं। बाकी सारे टर्म तो कांस्टेंट है, बाकी सारे टर्म तो कांस्टेंट, दोनों में सिमिलर है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में R माइनस ए, इट मींस E2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, E2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है। E1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, छोटा। हम इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे और इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा, डिफरेंस। अगली स्लाइड में करते हैं। एज वेक्टर E2 एंड वेक्टर E1, ये कैसे हैं, कोलीनियर वेक्टर हैं। कैसे वेक्टर हैं बेटा, कोलीनियर वेक्टर। आपको 11th में 4th चैप्टर में वेक्टर्स के बारे में पढ़ाया गया होगा। कोलीनियर वेक्टर्स मींस ऐसे वेक्टर जो एक लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं, कोलीनियर वेक्टर है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2 मींस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर E2, अब हम क्या बात कर रहे हैं इसकी, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर E2 का मैग्नीट्यूड है, इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर 1, मॉडुलस ऑफ वेक्टर E1। क्या ये बात समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। देन यदि हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्या निकालना बेटा हमको, पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम इन दोनों का क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, मतलब डिफरेंस निकालने वाले हैं। डिफरेंस की जब भी बात करते हैं तो बड़े में से हम छोटा क्या कर देते हैं बच्चे, माइनस कर देते हैं, E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, माइनस E। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों का हम क्या कर देंगे बेटा, डिफरेंस कर देंगे, और डिफरेंस की जब भी बात होती है तो डिफरेंस में हम बड़े में से छोटा माइनस कर। E2 की वैल्यू क्या थी, बड़ी थी, देखो बेटा E2 की वैल्यू बड़ी थी क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा, E1 की वैल्यू क्या थी, छोटी थी क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा था। यहाँ पर R प्लस ए है, यहाँ पर R माइनस ए है। क्या ये बात समझ में आ गई, इन वैल्यूज को रखते हैं। अब मैग्नीट्यूड की बात है तो हम वेक्टर हटा करके नॉर्मली E लिख सकते हैं, यहाँ पर हम E2 की जगह हम क्या लिखें, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का R माइनस ए, E2 हमारा यही था, माइनस E1 की जगह क्या लिखें, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का, क्या इतनी बात बच्चे क्लियर हो गई, R प्लस ए। इन दोनों टर्म्स में देखो कुछ कॉमन हमको मिल रहा है, Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4πε0 दोनों में कॉमन है। यहाँ क्या बच रहा है, 1/R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का स्क्वायर। क्या ये बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने Q अपॉन 4πε0 दोनों से कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच रहा है, 1/R माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा है, 1/R प्लस ए। अब यहाँ देखो दो अनलाइक फ्रैक्शन है, एक ऐसी फ्रैक्शन है बेटा अनलाइक फ्रैक्शन है, और अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अनलाइक फ्रैक्शन का क्या हो रहा है बेटा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हम दोनों का क्या लेने वाले हैं, एलसीएम्स लेने वाले, एलसीएम लेंगे, एलसीएम Q अपॉन 4πε0, एलसीएम जब हम लेते हैं हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, R माइनस ए का स्क्वायर R प्लस ए का स्क्वायर, दोनों का क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर R माइनस ए स्क्वायर है तो ऊपर हमको क्या पहुंचाना है, R प्लस ए का स्क्वायर, माइनस का साइन है, R प्लस ए का स्क्वायर है, यहाँ जो नहीं है वो ऊपर जाएगा, R माइनस ए का। क्या इतनी बात बेटा क्लियर हो गई, हमने यहाँ तक लिख लिया। अब जरा यहाँ देखो एक आइडेंटिटी बन रही है, एक आइडेंटिटी है, ये क्या है, A प्लस बी R प्लस ए, और ये क्या है A माइनस बी, ये क्या आ रहा है A प्लस बी, ये क्या आ रहा है A माइनस बी, R प्लस ए R माइनस ए। यहाँ पे आइडेंटिटी बेटा क्या आ रही है, A प्लस बी और A माइनस बी की आइडेंटिटी आ रही है, और इसको हम क्या जानते हैं, A प्लस बी और A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी और A माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, A स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो न्यूमरेटर है वहां पर A प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों आइडेंटिटीज को हम ओपन कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी यहाँ पर डिनोमिनेटर में यूज होगी, ये डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में कौन कौन सी, A प्लस बी का होल स्क्वायर एंड A माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कहाँ पर है बेटा, ये न्यूमरेटर में, ठीक है ना। इन आइडेंटिटीज को लगा करके हम इसे एक्सपेंड करते हैं। देखिए Q अपॉन 4πε0 वो तो है ही है, हम न्यूमरेटर की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यही होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब है A माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है तो हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB, हम इसको हटा देते हैं, -AB। क्या इतनी बात बेटा आपको क्लियर हो गई, ये तो हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। ये क्या हो गया, हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। जरा यहाँ देखो, A प्लस बी A माइनस बी, A किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, R को, और B किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, A को। हम इसको क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बेटा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उस पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा।
तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह हम क्या लिखें, ए लिखें, और उस पर पूरे पर क्या आ जाएगा बच्चे, होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे पे हमने क्या लिख दिया बच्चे, होल स्क्वायर लगा दिया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे होल पे पावर 2। ठीक है ना। जरा इसको अगले स्टेप में देखो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर पहले हमको क्या मिलेगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2 आर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चे, डिनोमिनेटर में क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हमने ब्रैकेट के आगे माइनस साइन था, हमने अंदर के सारे साइन क्या कर लिए बच्चे, चेंज कर लिया। अब जरा न्यूमरेटर देखो, कैंसिल कर जाएगा, ये लो ये लो। ऊपर क्या बचा, ऊपर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बच रहा है 4 आर ए, 2 आर ए प्लस 2 आर ए क्या हो जाएगा 4 आर ए, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे आपकी, 4 आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? जरा इसको हम सही तरीके से कर लेंगे, क्या आ रहा है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो अगर हम सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, हम क्या लिख लें इसको, हम इसको Q4RA की जगह क्या लिख लें बेटा, Q4RA की जगह Q इंटू 2A इंटू 2R। क्या हम ऐसा नहीं इसे लिख सकते हैं, 4 को हमने स्प्लिट कर लिया 2 इंटू 2 में, Q इंटू 2A इंटू 2R, मतलब तो वही बना Q इंटू 2A इंटू 2R। ऐसा किया क्यों, उसके पीछे लॉजिक है, ऐसा किया उसके पीछे लॉजिक है। नीचे क्या रहेगा बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर होल। ऐसा हमने किया क्यों, उसके पीछे लॉजिक है। हम जानते हैं डाइपोल मूवमेंट इक्वल्स क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, Q इंटू 2A। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो Q इंटू 2A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, डाइपोल मूवमेंट P लिख सकते हैं, P है। और उसका सिर्फ हम मॉडुलस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। Q इंटू 2A की जगह हमने P रख दिया, और क्या है बच्चे 2R है, और डिनोमिनेटर में क्या रहने वाला है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P which lies on axial line of dipole। आज समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P which lies on axial line of electric dipole। और इतनी सी बात है। फाइनल डायरेक्शन इसकी क्या होगी, फाइनल डायरेक्शन किधर हो जाएगी, फाइनल डायरेक्शन तो टर्म बड़ा था, कौन बड़ा था बेटा, इन दोनों में बड़ा कौन था, E1 और E2 में बड़ा कौन था, E2। E2 ही तो बड़ा था, तो जो वेक्टर बड़ा होगा उसी की जो डायरेक्शन थी वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। मींस अलोंग बीपी क्या रहने वाली है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग हो जाएगी, बीपी के अलोंग, जो E2 की डायरेक्शन अलोंग बीपी, अलोंग बीपी। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, अलोंग बीपी। ये हमने क्या निकाल लिया बच्चे, यहाँ पर हमने निकाला है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है, किसकी वजह से बेटा, डाइपोल की वजह से। और कंडीशन क्या है, हमने पॉइंट P जो रखा है वो कहाँ रखा हुआ है, एक्सियल लाइन पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, एक्सियल लाइन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, हमने एक्सियल लाइन पर रखा और ये डेरिवेशन कर लिया। बात समझ में आ गई? अब इसमें एक स्पेशल केस है, मैंने आपको डाइपोल जब पढ़ा रहा था, मैंने एक आपको आइडियल डाइपोल के बारे में भी पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया बेटा, आइडियल डाइपोल के बारे में। मींस अगर मैं इसी कंडीशन को आइडियल डाइपोल का मानता हूं, मैंने कल भी बताया जब मैं आइडियल डाइपोल की बात करूंगा तो जो 2A हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, निगलेक्ट कर दूंगा। 2A को निगलेक्ट करूंगा क्योंकि वो बहुत छोटा है, A को निगलेक्ट कर दूंगा। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां A आएगा उसको मैं हटा दूंगा। अगर मैं आइडियल डाइपोल की बात करता हूं, शॉर्ट डाइपोल की बात करता हूं, आगे बढ़े। फॉर आइडियल डाइपोल, अगर मैं आइडियल डाइपोल की बच्चे बात करता हूं, आइडियल डाइपोल की कंडीशन थी चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो बहुत बड़ा था और दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन था वो बहुत कम था। मींस 2A जो है 2A वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू R। किसके कंपैरिजन में बेटा, R के कंपैरिजन में। ठीक है ना, R क्या है, मिड पॉइंट से P पॉइंट तक का सेपरेशन, उसके कंपैरिजन में 2A बहुत छोटा है। इट मींस, इसका मतलब ये हो गया, इट मींस
ए कैन बी निग्लेक्टेड, जहां जहां ए आ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। जो टर्म बहुत छोटा है उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम ए को निग्लेक्ट करें, किस फॉर्मूले में, फ्रॉम, अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया ई का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला बना बेटा, ई का फॉर्मूला देखो पीछे वाली स्लाइड में, ई का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला पीछे वाली स्लाइड में 1/4πε0 p 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी वाले में अगर हम ए को निग्लेक्ट कर दें, किसको निग्लेक्ट कर दें बेटा, ए को अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 p है 2r तो वहीं रहेगा, डिनोमिनेटर में आ रहा था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ए को अगर हम निग्लेक्ट कर देते हैं, चलो अभी मैं एक बार फॉर्मूला रख देता हूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसमें मैं एक ही जगह क्या रख दूं बेटा, एक ही जगह अगर मैं जीरो रख देता हूं, इसमें एक ही जगह क्या रख दूं, जीरो रख देता हूं, तो फिर हमारा क्या हो गया 1/4πε0। और एक ही जगह जीरो किसके लिए रख रहा हूं, क्योंकि मैं इसे निग्लेक्ट कर रहा हूं, हटा रहा हूं इसको। आइडियल डाइपोल के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट 2r आर स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई बेटा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4πε0 p है 2r है, और यहाँ पर क्या जीरो स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं, जीरो आर स्क्वायर पे फिर स्क्वायर क्या हो गया, आर की पावर 4 हो गया, आर की पावर 4। आर की पावर 4 का मतलब मैं इस आर से अगर कैंसिल करता हूं तो यहाँ पावर क्या बचेगी बेटा, 3 बचेगी। हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 p है 2p है। अब कितना हो गया बेटा, 2p हो गया, क्योंकि 2 को मैं आगे लिख ले रहा हूं तो ये हो जाएगा फिर हमारा 2p 1/4πε0 2p, और नीचे क्या बच रहा है, आर की पावर 3 बच रहा है। ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया। कहाँ निकाल लिया, एक्सियल लाइन पर निकाल लिया। और किसके केस में निकाल लिया, आइडियल डाइपोल के केस में। किसके केस में निकाल लिया बेटा हमने ये, आइडियल डाइपोल के केस में। क्या आ रहा है 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। 1/4πε0 क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, 2p क्या है, डाइपोल मूवमेंट, इसको हम q इंटू 2a लिख सकते हैं। और r क्या है बेटा, मिड पॉइंट से p पॉइंट तक का सेपरेशन। आपको r मालूम है, आपको डाइपोल मूवमेंट पता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट p की निकाल सकते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर हमारा टॉपिक बेटा फिनिश होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं आपको स्लाइड रोटेट कर दे रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले क्या प्रॉब्लम है, आपके जवाब वहाँ पर मिलेंगे आप। ठीक है बेटा। अब एक तो हमने एक्सियल लाइन का निकाल लिया, अगला टॉपिक हमारा चलेगा इक्वेटोरियल लाइन पर। किस पर चलेगा बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पर। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, डाइपोल की वजह से निकालेंगे, लेकिन अब हमारा पी पॉइंट की लोकेशन बदल जाएगी, वो एक्सियल लाइन से हटके कहाँ पहुंच जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पर पहुंच जाएगा। चलो जरा वो डेरिवेशन इक्वेटोरियल लाइन का, ठीक है।